हेलो दोस्तों, स्टडी विंग्स ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा था, ये प्लेटफॉर्म रहने वाला है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और आपने देखा भी होगा हमारे चैनल पे JKPSC की जो वीडियोस हैं या जो कंटेंट है वो बहुत सारा पड़ा हुआ है, और नया कंटेंट जो है वो भी अपडेट होके आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। तो बात करें यहाँ पे अपने MCQ सीरीज़ की, तो देखिए MCQ सीरीज़ कुछ रीजंस की वजह से डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन आज के बाद इसकी जो वीडियोस आएंगी कंटिन्यूसली आएंगी और हर एक दिन आएंगे दोस्तों। देखिए हमारी कुछ वीडियोस थी, जो 2 वीडियोस उसमें वॉइस की भी दिक्कत आ रही है, तो वो भी हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिखता है। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्पेस एंड डिफेंस प्रोग्राम। यानी कि इंडिया के स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम्स की बात हो रही है। स्टेटमेंट दी गई है, बतानी कौन सी सही है। बोलता चंद्रयान 3 हमारा मिशन था, जिसने क्या किया, इंडिया को पहली कंट्री बनाया जिन्होंने लूनर यानी कि मून के साउथ पोल पे लैंड किया। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चंद्रयान एक ऐसा मिशन था जिसने लैंड कब किया था, 23 अगस्त को 2023 की बात करें तब लैंड हुआ था ये मून के साउथ पोल पे। और इससे हम बन गए थे पहली कंट्री जिन्होंने मून के साउथ पोल पे लैंड किया। ठीक है, और अगर हम चांद पे लैंड करने की बात करें तो हम बन गए 4th कंट्री इसी मिशन के साथ जिन्होंने क्या किया है, चांद पे अपना स्पेस क्राफ्ट को लैंड करवाया। ठीक, स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, यहाँ पे अग्नि 5 जो है एक इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल है, और कहता है ये इक्विप्ड है किसके साथ, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देखिए जो अग्नि 5 है बनाई किसने, DRDO। अब इन्होंने इसको क्या किया था, टेस्ट किया था, और जब टेस्ट किया था उस मिशन का नाम इन्होंने दिया था दिव्यास्त्र मिशन जो था। तब इन्होंने क्या किया, इसको टेस्ट किया, और इसमें कौन सी जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, MIRV टेक्नोलॉजी लगी हुई है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, द आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट इज प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट अराउंड द L1 पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। अब बोलता है जो आदित्य L1 है ये भी मिशन है। ठीक है, ये इसरो का मिशन है दोस्तों, किसका, ISRO का, इसरो का मिशन है। इन्होंने क्या किया, एक सैटेलाइट जो है उसको एक ऑर्बिट में जो प्लेस कर दिया गया, कौन सा, L1 पॉइंट। वहाँ से वो क्या करेगी, वो स्टडी करेगी किसके बारे में, सोलर डायनामिक्स, और जिसमें क्या होगा, विदाउट इक्लिप्स इंटरफेरेंस होगी। तो ये क्या करेगा, सन की स्टडी जो है वो इस मिशन से होगी दोस्तों। ठीक है, इसरो का प्रोजेक्ट है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है। ऑप्शन नंबर D जो है वो हमारा सही आंसर रहता है। देखिए आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड की यहाँ पे बात करें, कहता है विद रेफरेंस टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ जम्मू रीजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पे जम्मू रीजन का जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी बात हो रही है, तो आपको देखना कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली बात करता है बसोली पेंटिंग्स की। बोलता बसोली पेंटिंग्स जो है वो क्या है, फेमस है किस किस चीज़ के लिए। एक तो बोलता है बोल्ड लाइन्स के लिए, और साथ में वाइब्रेंट कलर्स के लिए, एंड हैव बीन अवॉर्डेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि GI टैग इसको मिला हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बसोली पेंटिंग्स जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, तो ये है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, किसकी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की। और बोलता है ये कौन से स्कूल से आती हैं, ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग स्कूल से आती हैं बसोली पेंटिंग्स। ठीक है, और इनको जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ये मिला हुआ दोस्तों कब, 2023 में मिला हुआ। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। उसके बाद बोलता है डोगरी जो है वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ठीक है, बोली जाती है जम्मू रीजन में, और बोलता है ये इंक्लूड की गई है 8th शेड्यूल में, कब, 92nd अमेंडमेंट आई थी जो 2003 की। तो बोलता है तब क्या किया गया, इसको डाल दिया गया 8th शेड्यूल में। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। देखिए 92nd अमेंडमेंट जो 2003 की हुई थी उसमें क्या किया गया था, जो 4 लैंग्वेजेस है उनको ऐड कर दिया गया था 8th शेड्यूल में। एक तो हमारी डोगरी आ गई, दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरी हमारी कौन सी है, बोडो लैंग्वेज। तीसरे की अगर हम बात करें तो वो आपको मिलेगी मैथिली। चौथे की बात करें तो आपको संथली लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ये 4 लैंग्वेज जो हैं वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या किया गया, 8th शेड्यूल में डाल दी गई। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही।
फिर आती है बात कुड डांस की। अब बोलता है कुड डांस क्या है, एक ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक डांस है, बिल्कुल सही। और बोलता है परफॉर्म किया जाता है इन द ऑनर ऑफ लोकल डाइटीज़, जैसे लोक देवता, ठीक है। और कहाँ पे किया जाता है, हिली एरिया ऑफ जम्मू। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कुड डांस है ये हिली एरियाज़ में किया जाता है, ठीक है। एक पॉपुलर फोक डांस भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल होती है कब मनाई जाती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसके बाद ये जो कुड डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। और कहाँ पे, हिली एरियाज़ में। और ज़्यादातर कब किया जाता है, ये नाइट्स को, ठीक है, रात को, ठीक। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर रहेगा। फिर यहाँ पे एक पॉलिटी से क्वेश्चन है, बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई है और साथ में जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है उनकी बात हो रही है। तो पहले बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। बोलता है ये जो अमेंडमेंट बिल है जो किसके अंडर आता है, आर्टिकल 368 के अंडर। तो बोलता है ये किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आता है ये सिर्फ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि किसी भी लोकसभा में भी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ से गलत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है पब्लिक अकाउंट कमेटी की, ठीक है, पीएसी की। बोलते हैं इसमें मेंबर्स होते हैं कहाँ से, लोकसभा से भी होते हैं, राज्यसभा से भी होते हैं, ठीक। और बोलता है इसका जो चेयरमैन होता है वो कहाँ से चुना जाता है, लोकसभा से चुना जाता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो पीएसी कमेटी होती है इसके टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं। अब इसका ब्रेकडाउन अगर हम देखें तो 15 जो मेंबर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, और 7 मेंबर्स की बात करें तो वो राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। फिर बात आती है इसके चेयरमैन चुनने की। तो अब ये जो चेयरमैन है वो चुना जाता है किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा चुना जाता है। अब ये स्पीकर कहाँ होता है, आपको तो पता है लोकसभा में होता है। तो लोकसभा से ही जो मेंबर है वो उसका चेयरमैन चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा से ही चुना जाता है इसका चेयरमैन। और वो भी कैसे चुना जाता है, जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन में जो पार्टी बैठी हुई है उसके मेंबर को इसका चेयरमैन जो है वो चुना जाता है, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी सही बन जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, बोलता है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 जो आर्टिकल है उसमें आपको पता ही है नेशनल इमरजेंसी की बात होती है। तो बोलता है जो फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो बोलते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 20 में जो आते हैं और 21 में जो आते हैं वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते किसी भी सर्कमस्टांसेस में। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। अच्छा, आर्टिकल 20 और 21 क्या है, आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस है, और आर्टिकल जो 21 है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दो आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होते, यानी कि हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही रहती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। बोलता है विद रेफरेंस टू प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये यूजुअली क्वेश्चन कहाँ से आया, हमारे नेशनल पार्क से या फिर अपने बायोस्फीयर से, ठीक है। तो बोलता है स्टेटमेंट पहली क्या है, दक्षिण गाम नेशनल पार्क जो है फेमस है फॉर बीइंग अ प्राइमरी हैबिटेट फॉर एंडेंजर्ड हंगुल कश्मीरी स्टैग। तो बोलता है ये जो दक्षिण गाम नेशनल पार्क है इसमें प्राइमरली आपको कौन सा चीज़ मिलती है, कौन सी स्पीशी मिलती है, हंगुल यानी कि कश्मीरी स्टैग, तो जिसका IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कश्मीरी स्टैग आपको पता है ये हमारा स्टेट एनिमल भी है, क्या है, स्टेट एनिमल भी है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद बोलता है बायोस्फीयर रिजर्व्स परमिट नो ह्यूमन एक्टिविटी इनसाइड एनी ऑफ देयर डेजिग्नेटेड जोन इंक्लूडिंग द ट्रांजिशन जोन। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना इसके 3 जोन होते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा कोर जोन, दूसरा आपको मिलता है बफर जोन, और तीसरा होता है इसका कौन सा, ट्रांजिशन जोन, ठीक है।
अब देखिए ये 3 जोन होते हैं और इसमें क्या फ़र्क क्या होता है, ट्रांजिशन जोन में वेरियस एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं दोस्तों। जैसे सेटलमेंट की अगर हम बात करें, जैसे एग्रीकल्चर की हम बात करें, तो वो सारी एक्टिविटीज़ ट्रांजिशन जोन में आप कर सकते हैं, ठीक है। और उससे कम एक्टिविटीज़ जो आप बफर जोन में कर सकते हो, जैसे कहीं लकड़ी ले आना, ठीक है, या ऐसी कोई और एक्टिविटीज़ जो है लिमिटेड एक्टिविटीज़ बफर जोन में होती है। लेकिन जो कोर जोन होता है वहाँ पे कोई भी नो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वहाँ पे, ठीक है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ट्रांजिशन जोन में हमारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, बफर जोन में कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन कोर जोन में नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में इसने कहा कि कोई किसी भी तरीके की जो एक्टिविटीज़ है ट्रांजिशन जोन हो, कोर जोन हो, बफर जोन हो, किसी में भी नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट क्या पूछी उसने, हेमिस नेशनल पार्क। अब बोलता है ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, लद्दाख में, और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया की। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी सही है। अब देखो बात करें हेमिस नेशनल पार्क की, इसका एरिया अगर आप देखो तो ये 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो इसको क्या बनाता है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया की, ठीक है। और साथ में इधर जो इम्पोर्टेंट स्पीशी है वो भी आप जानते हैं कौन है, स्नो लेपर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्नो लेपर्ड यहाँ की स्पीशी है, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स दिए गए हैं। अब हमें इनको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में जो है उसको लगाना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये चीज़ें कब हुई थी। अगर हम देखिए सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह हमें पता है कब हुआ था, ये मार्च के दौरान हुआ था, ठीक है, मार्च के दौरान, और कब हुआ था 1980 में, ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह देखें तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में दोस्तों। अहमदाबाद मील स्ट्राइक देखें तो ये फेब मार्च में हुआ था, कब, 1918 में, ठीक है। और ये जो रॉल्ट सत्याग्रह है इसका देखें तो ये 1919 में हुआ था। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहला हमारा सेकंड आएगा, सेकंड सबसे पहले, उसके बाद हमारा थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा, फिर फोर आएगा। पहले सेकंड हम देखते हैं, सेकंड इन 2 में है, उसके बाद हमारा थर्ड आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट रहेगा। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 में रेंजेस दी हुई है हिमालयंस की, तो इनको भी हमें करेक्ट ऑर्डर में नॉर्थ टू साउथ लगाना है, नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए ये हम थोड़ा सा इंडिया का मैप जो है उसको ड्रॉ करने की कोशिश अगर करें तो देखिए हमारे जो रेंजेस हैं हिमालयन रेंजेस, तो सब आपको पता है सबसे ऊपर पहले कि आपको ट्रांस हिमालयास वाली रेंजेस दिखेंगी, ठीक है, और उसमें भी आपको 3 रेंजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर दोस्तों आपको काराकोरम रेंज देखने को मिलेगी, ठीक है, काराकोरम रेंज, ठीक है। उसके बाद आपको लद्दाख रेंज देखने को मिलेगी, जिसकी आगे एक्सटेंशन को फर्दर कैलाश रेंज भी कहा जाता है, जो तिब्बत में। फिर उसके बाद आपको जंस्कार रेंज दिखेगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, ये 3 रेंजेस जो हैं ये आती हैं दोस्तों आपके ट्रांस हिमालयाज में। और उसके बाद आपको दिखते हैं हिमालयाज, हिमालयाज में पहले बड़े हिमालयाज यानी कि ग्रेटर हिमालयाज की बात होती है। फिर उसके बाद आते हैं मिडिल हिमालयाज यानी कि लेसर हिमालयाज, ठीक है, मिडिल हिमालयाज यानी कि लेसर हिमालयाज। अब ये जो मिडिल हिमालयाज है इसका, इन हिमालयाज की रेंज जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पीर पंजाल रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे ऊपर कौन सी आती है, नॉर्थ की हम बात करेंगे, ये नॉर्दर्न साइड है, ये सदर्न साइड होगी। तो सबसे ऊपर क्या आती है, हमारी काराकोरम रेंज आती है। उसके बाद देखें तो लद्दाख रेंज आती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो हमारी जंस्कार रेंज आएगी। उसके बाद देखें तो हमारी पीर पंजाल रेंज आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड, फिर हमारा दिखेगा फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, अच्छा थर्ड और फोर्थ ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड, हाँ, फिर फर्स्ट दिखेगा फिर सेकंड दिखेगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसमें पूछा गया है पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर इंजॉय इक्वल पावर्स एंड रिसीव इक्वल सैलरीज, ठीक है। तो दोस्तों क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है,
बिल्कुल सही है। अंडर आर्टिकल 324 हम देखें तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और साथ में जो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और साथ में जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, पहले तो ये देखिए, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। इनकी जो पावर्स हैं वो पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इनकी जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो भी दोस्तों क्या होते हैं, इक्वल। और इनकी जो सैलरीज होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। तो इससे क्या बनता है, हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट होती है, ठीक। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, अब बोलते हैं ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब बोलता है ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसको ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है, वैसे ही हटाया जाएगा जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों कैसे हटाया जाता है, देखिए उसमें क्या होता है, आपको एक रेजोल्यूशन जो है, एक बिल जो है वो पास करना पड़ता है दोनों हाउसेस से, यानी कि लोकसभा से भी राज्यसभा से भी आपको पास करना पड़ता है, और वो भी कैसे, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ आपको पास करना पड़ता है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा अपने ऑफिस से। तो वैसे ही प्रोसेस जो है, सेम प्रोसेस जो है वो लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। अब किस किस बेसिस पे इसको इनकी इम्पीचमेंट हो सकती है दोस्तों, तो वो कौन कौन सा, एक तो मिसबिहेव और दूसरा इनकेपेसिटी अगर है तो तब क्या हो सकती है, इनकी इम्पीचमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पे सही दिखती है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, बोलता अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है। बाकी के ये जो कमिश्नर्स हैं अगर इनको रिमूव करना हो प्रेसिडेंट को, तो ये कब कर सकता है, जब रिकमेंडेशन किससे मिल सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी सही है, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही रहता है, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी से क्वेश्चन दिखेगा। पहले बात हो रही है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है, इंपोर्ट को एक्सपोर्ट के बराबर करना। अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या है, बोलता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स, और ये लगता है किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो जैसे कि आपको नाम में ही दिख रहा होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, और क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इससे पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते थे, ठीक है, उन सबको इसमें क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब ये सिंगल टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि FDI, और साथ में बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो आती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कौन से, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट पे हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए ये जो FDI और FPI आती है ना, इसको अगर आप देखें तो ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में या तो एसेट्स बन सकते हैं हमारे लिए, या फिर लाइबिलिटी बन सकती है, ठीक है, लाइबिलिटी बन सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसको FDI और FPI को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया रिलेटिव्स टू इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स जनरली लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपीज़। तो बोलता है कि जो हाई इन्फ्लेशन होती है इंडिया में, तो रिलेटिवली अगर हम बात करें हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हो गए, ट्रेडिंग पार्टनर्स हो गए हमारे जो फॉरेन पार्टनर्स हैं। तो बोलता है उससे क्या हो जाता है, जब हाई इन्फ्लेशन होगी तो जनरली जो हमारा इंडियन रुपये है उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, देखिए जब हाई इन्फ्लेशन, पहले तो ये जान लो कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है जब चीज़ों के दाम जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 10 रुपये की कोई चीज़ है और वो हो गई अब 50 रुपये में, मिल नहीं रही है, तो उसके ऑब्वियसली जब सप्लाई इसकी कम होगी तो इसके जो रेट्स हैं वो तो बढ़ेंगे। तो अब ये 50 रुपये की हो गई है, तो ये हो गया इन्फ्लेशन। जब ज़रूरत से ज़्यादा दाम बढ़ते हैं किसी चीज़ के तो उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो उससे क्या होता है दोस्तों, देखिए जब इन्फ्लेशन होती है तो ये क्या करती है, हमारी जो परचेजिंग पावर है उसको ख़त्म कर देती है,
ठीक है, जब इन्फ्लेशन होती है हमारी परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाती है, और साथ में जो भी हमारे डोमेस्टिक गुड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लेस कम्पिटिटिव हो जाते हैं मार्केट में। डोमेस्टिक गुड्स जो भी हमारे होंगे वो लेस कम्पीट करेंगे मार्केट में, जिससे क्या होगा, इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट हमारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि सप्लाई कम है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और उससे क्या होगा, हमारी जो करेंसी है यानी कि इंडियन रुपी जो है उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो वीकन होगी। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पे हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही बनती है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखिए मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है विजयनगर एम्पायर के ऊपर। पहले तो बात करता है हरिहर, और जो बुक है ये फाउंडर हैं विजयनगर एम्पायर के, और इन्होंने फाउंड कब किया, 1336 में, और कहाँ पे किया था, तुंगभद्रा रिवर के आसपास। ठीक है, उसके किनारे पे। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आप जानते ही हो हरिहर बुक्का ने ही विजयनगर एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। कहाँ पे, तुंगभद्रा रिवर जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है वहीं उसी के बैंक पे। ठीक है, फिर बोलता है सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, कृष्ण देवराया जो है वो बिलोंग करता है तुलविया डायनेस्टी से। किससे, तुलविया डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और साथ में बोलता है इसने एक किताब लिखी है। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसने एक तेलुगु में किताब लिखी हुई है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, कृष्णदेवराय तुलविया डायनेस्टी से ही हैं, और उन्होंने ही किताब लिखी हुई है, तेलुगु में लिखी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें कृष्णदेवराय तो ये अराउंड आपको 1509 से 1529 एडी के आसपास इनका जो है शासन चल रहा था, और ये एक ग्रेट रूलर थे तुलवा डायनेस्टी के। ठीक है, इन्होंने ही क्या लिखा हुआ है, ये जो बुक लिखी हुई है तेलुगु में। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी, अब बोलता द अंपायर रीच्ड इट्स फाइनल डिक्लाइन फॉलोइंग इट्स डिफीट एट द बैटल ऑफ टेलीकोटा। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1565 की ये बैटल हुई थी, किसके बीच हुई थी, एक तो विजयनगर एम्पायर के बीच, विजयनगर एम्पायर वर्सेस डेक्कन के सुल्तान जो थे, एक अलाइंस था डेक्कन के सुल्तान, और इन्होंने क्या किया था, विजयनगर एम्पायर को बुरी तरीके से हरा दिया था, और उसके बाद क्या हो गया, इनका पूरे तरीके से खात्मा हो गया विजयनगर एम्पायर का। यानी कि यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो तीनों की तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अब बात हो रही है यहाँ पे पंचायत राज की, यानी कि बोलता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ये जो 73rd अमेंडमेंट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और शेड्यूल की बात करें तो 11th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये डील करता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखिए ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था ये कब आया था, ये आया था 1992। ठीक है, और फिर उसमें क्या किया, ये जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है उसको ऐड कर दिया गया पार्ट 9 में और शेड्यूल 11 में। ठीक है, और इसकी अगर आप देखोगे तो 29 जो है फंक्शनल आइटम्स आपको दिखती है पंचायत के लिए, सिर्फ पंचायत के लिए। ठीक है, और साथ में नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे से क्या पूछी हुई है, रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल सीट्स फॉर वुमेन इज मैंडेटरी इन बोथ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी। अब बोलता है ये जो वुमेन्स की सीट्स है 1/3 यानी कि 33% वो मैंडेटरी है पंचायत और म्यूनसिपलिटी में। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा इलेक्शन जब भी होते हैं वहाँ पे रिजर्वेशन जो है वुमेन्स के लिए रखी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आर्टिकल 243D जो है वो पंचायत की बात करता है, और वो कहता है कि 1/3 रिजर्वेशन होनी चाहिए पंचायत में, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। और अगर हम म्यूनसिपलिटी में बात करें तो आर्टिकल 243T जो है वो बात करता है कि म्यूनसिपलिटी में भी 1/3 रिजर्वेशन जो है वो वुमेन्स के लिए होनी चाहिए, वो मैंडेटरी ही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो बोलता है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है गवर्नर के द्वारा एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद, ताकि वो रिव्यू कर सकें फाइनेंशियल पोजीशन किसकी, लोकल बॉडीज़ की। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 243 का जो 243I आर्टिकल है वो कहता है कि जो गवर्नर है वो क्या करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसको बनाएगा, हर 5 साल बाद बनाएगा, जो क्या करेगा, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन किसकी, स्टेट की और लोकल बॉडीज़ की। ठीक है,
स्टेट और लोकल बॉडीज़ के बीच की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको क्या करेगा, रिव्यू करेगा ये फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेक्स एंड देयर जोग्राफिकल फीचर एंड लोकेशन। अब यहाँ पे बोला है हमें, देखिए ये पेयर्स दिए हुए हैं, हमें इसमें से देखना कौन सा जो पेयर है वो बिल्कुल सही है। तो पेयर फर्स्ट में बोलते हैं पैगोंगसो लेक है, ये क्या है, एंडोरिक लेक। ठीक है, ये क्या है, एंडोरिक साल्ट लेक है, लोकेट कहाँ पे करती है, लद्दाख में। अब ये एंडोरिक क्या होता है, इसका मतलब होता है लैंडलॉक्ड, इसका मतलब होता है लैंडलॉक्ड। ठीक है, तो बोलता है पैगोंगसो जो है एक लैंडलॉक्ड लेक है साल्ट वाटर की, जो कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, लद्दाख में। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ये पेयर जो है करेक्टली मैच किया गया। नेक्स्ट है मानसर लेक। मानसर लेक बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ पे मिलती है, जम्मू रीजन में, और ये रामसर साइट में डेजिग्नेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही, ये पेयर भी बिल्कुल सही है। देखिए मानसर और सुरेंसर, ये दोनों लेक्स जो हैं जम्मू रीजन में ही आपको देखने को मिलेगी, और इनको एक ही समय पे क्या किया गया था, रामसर साइट्स में डाला गया था। कब की बात है ये, 2005 की बात है, तब इनको डेजिग्नेशन मिला हुआ था रामसर साइट का। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सोमरोरी लेक की बात कर रहे हैं। बोलता है ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड ब्रैकिश लेक है, ब्रैकिश यानी कि साल्ट वाटर लेक है, और बोलता है ये लोकेट करती है कहाँ पे, छंगथंग प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, छंगथंग प्लेट्यू में ही लोकेट करती है ये, ब्रैकिश वाटर लेक है, और ये भी रामसर साइट में ऐड है दोस्तों, रामसर साइट है ये भी, और इसको कब ऐड किया गया था, 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, यानी कि तीनों की तीनों जो हमारे स्टेटमेंट्स है वो सही रहती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक, तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारा जो कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। हाँ, और एक बार और बात बोलूँगा मैं, ये 500 MCQs जो हैं, ये 500 के 500 MCQs जो होंगे ये किस पे बेस्ड होंगे, GS। ठीक है, यानी कि जो भी आपके JKPSC में आ रही है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आ रही है, या फिर JKP कांस्टेबल में आ रही है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो एक बार आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।